जी के मस्ती एमएस में आपका स्वागत है। आज हम एल टेनिसन पर चर्चा करने के लिए विस्तृत चर्चा, पहले उनका जीवन परिचय और उसके बाद सुधीर के अरोरा पुस्तक के टीजीटी पीजीटी पुस्तक के कुछ क्वेश्चंस। चलो पहले देख लेते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बायोग्राफी। तो लिखा है बर्थ, इनका जन्म 6 अगस्त को और 1809 को हुआ था। 6 अगस्त 1809 को इनका जन्म हुआ। तुमसे पूछा जाएगा टेनिसन का जन्म कब हुआ, तो 6 अगस्त 1809 को हुआ। इनके माता पिता के 12 बच्चे थे, जिनमें से इनका स्थान चौथा आता था। 12 बच्चों में इनका स्थान चौथा आता था। 6 अगस्त 1809 को इनको जन्म हुआ। कहाँ हुआ? समर्सबाई में हुआ, लिंकॉल्नशायर में हुआ। इंग्लैंड में जो पड़ता है, लिंकॉल्नशायर सिटी है, लिंकॉल्नशायर के निकट समर्सबाई में हुआ। समर्सबाई में, लिंकॉल्नशायर, इंग्लैंड में हुआ। पिता इनके जॉर्ज क्लेटन थे। क्या थे? जॉर्ज क्लेटन टेनिसन। पिता का नाम क्या था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पिता का नाम था जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, जो एक क्लर्जी मैन थे, अर्थात एक पादरी थे। मम्मी का नाम था इनकी एलिजाबेथ। मम्मी का नाम क्या था? एलिजाबेथ फाइके टेनिसन। एलिजाबेथ फाइके टेनिसन। पिता का नाम जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, जो एक पादरी थे। और इनकी मम्मी जो थी एक इंटेलिजेंट, पियोस थी एंड ड्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही बुद्धिमान और ड्यूटीफुल लेडी थी। कौन? इनकी माता एलिजाबेथ फाइके टेनिसन। इनके पिता जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, जो एक पादरी थे। 6 अगस्त 1809 को इनका जन्म हुआ था, समर्सबाई, लिंकॉल्नशायर, इंग्लैंड में। अब आ जाते हैं शिक्षा। शिक्षा इन्होंने ब्रीफली स्टडीड एट लॉथ ग्रामर स्कूल में इन्होंने थोड़ा अध्ययन किया। कहाँ? लॉथ ग्रामर स्कूल में। एंड लेटर ज्वाइंड, और बाद में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंतर्गत जो आता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया। तो थोड़ा अध्ययन तो इन्होंने लॉथ ग्रामर स्कूल में किया और फिर इन्होंने अध्ययन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जो रिलेटेड है उसमें किया। इनकी पत्नी का नाम था एमिली सेलवुड। क्या नाम था? एमिली सेलवुड। क्या नाम था? एमिली सेलवुड। पिता का नाम था जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, माता का नाम था एलिजाबेथ फाइके टेनिसन और पत्नी का नाम था एमिली सेलवुड। 12 बच्चों में इनका चौथा स्थान था। पिता एक पादरी थे, माता एक इंटेलिजेंट, पियोस और ड्यूटीफुल लेडी थी। लॉथ ग्रामर में ये थोड़ा अध्ययन किया, उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने अध्ययन किया और 6 अगस्त 1809 को इनका जन्म लिंकॉल्नशायर में हुआ। अब इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले? 1829 में इनको एक अवार्ड मिला, चांसेलर्स गोल्ड मेडल। चांसेलर्स गोल्ड मेडल का इनको अवार्ड 1829 में मिला। 1850 में ये पोएट ल्यूरेटशिप बने। मतलब जब विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई तो पोएट ल्यूरेटशिप मतलब राष्ट्र कवि कौन बने? टेनिसन जी बने। इनका एक्यूफेशन अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट कहलाते हैं। टेनिसन कौन पोएट हैं? रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट। फिर आप एक देख लिया अवार्ड हैं, एक 1829 में इनको चांसेलर्स गोल्ड मेडल मिला और 1850 में ये पोएट ल्यूरेट बने और ये एक विक्टोरियन पोएट है। अब इनकी मृत्यु कब हुई? 6 अगस्त 1809 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी हो गई 6 अक्टूबर 1892 में। 6 अक्टूबर 1892 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 83 साल की अवस्था थी और इनकी मृत्यु जो हुई थी एल्डवर्थ में हुई थी, हैसलमेरे के पास में। एल्डवर्थ जो हैसलमेरे के पास में पड़ता है, सुरे, इंग्लैंड में हुई थी। एल्डवर्थ, हैसलमेरे, सूर्य, इंग्लैंड में पड़ता है। विसाइड हिम ए वॉल्यूम ऑफ शेक्सपियर ओपन एट द डर्ज इन सिम्बेलिन।
कहाँ इनकी मृत्यु हुई? 83 साल की अवस्था में 6 अक्टूबर 1892 में हैसलमेरे सूरे इंग्लैंड में हुई थी। बिसाइड जो है, जो ये पड़ता है, कहाँ पड़ता है? सूरे इंग्लैंड। विसाइड हिम, और इसे विसाइड हिम कहाँ दफनाया गया? शेक्सपियर के पड़ोस में दफनाया गया, ओपन एट दी डर्ज इन कैम्ब्रिज सिम्बेलिन में। आगे लिखा है जानकारी, ये तो इनका तो कुछ बायोग्राफी हुआ, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। 6 अगस्त 1809 को इनका जन्म समर्सबाई, लिंकॉनशायर, इंग्लैंड में। पिता जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, माता एलिजाबेथ फाइके टेनिसन। पिता एक पादरी थे, माता एक बुद्धिमान और कर्तव्यपरायण लेडी थीं। शिक्षा इन्होंने लॉथ ग्रामर स्कूल में पहले, और फिर उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ली। और इनकी पत्नी एमिली सेलवुड, 1850 में इनकी मृत्यु हुई। सम्मान इनको 1829 में चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला और 1850 में पोएट लीडरशिप हुई। ये एक रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट हैं। और 6 अक्टूबर 1892 में 83 साल की अवस्था में एल्डवर्थ हैसलमेरे सूरे में इनकी मृत्यु हो गई। अब लिखा है इनके जो पिता थे वो समर्सबाई, जहाँ इनका जन्म हुआ था, वेनीवर्थ एंड बैग एंडरबाई के रेक्टर थे। क्या थे? समर्सबाई वेनिंगवर्थ और वैग एंडरबाई के रेक्टर थे, और ग्रेम्सीबाई का विकार थे। और ग्रेम्सीबाई के क्या थे? विकर थे। कौन? इनके पिता चार्ज क्लेटन टेनिसन क्या थे? समर्सबाई के वेनिंगवर्थ और वैग एंडरबाई के रेक्टर और ग्रेम्सी के विकार थे। उसकी माता भी एक अच्छे परिवार से थी। माता इनकी यानी एलिजाबेथ फाइके टेनिसन भी एक अच्छे परिवार से संबंध रखती थीं। यह लॉथ ग्रामर स्कूल का 4 साल तक प्रथम विद्यार्थी रहा। मतलब लॉथ ग्रामर स्कूल जो नया नया खुला था, उन्होंने 4 साल अध्ययन किया। अगर कोई पूछे कब से कब तक अध्ययन किया, 1816 से 1820 तक अध्ययन किया। फिर स्कैट क्लिफ स्कूल, इंग्ली फील्ड ग्रीन और किंग एडवर्ड सेकेंड ग्रामर स्कूल लॉथ में पढ़े। पहले तो ये लॉथ ग्रामर स्कूल 4 साल पढ़े, उसके बाद सेकेंड क्लिफ स्कूल और इंगलेफील्ड ग्रीन और किंग एडवर्ड सिक्स्थ ग्रामर स्कूल में लॉथ में ही पढ़े। कौन कौन स्कूल में? लॉथ ग्रामर स्कूल में पढ़े, स्कैट क्लिफ स्कूल और इंगलेफील्ड ग्रीन और किंग एडवर्ड सिक्स्थ ग्रामर स्कूल लॉथ में पढ़े। फिर क्या हुआ? फिर 1827 में उसने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। हमने बताया था लॉथ ग्रामर स्कूल में थोड़े 4 साल पढ़े, फिर कुछ 1-2 स्कूल और बीच में, जैसे स्कैट क्लिफ स्कूल, इंग्लीफील्ड ग्रीन और किंग एडवर्ड सिक्स्थ ग्रामर स्कूल लॉथ में पढ़े। और 1827 में उसने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। उसने एक गुप्त समाज कैम्ब्रिज एपोस्टल्स ज्वाइन किया। मतलब एक गुप्त समाज था जिसका नाम था कैम्ब्रिज एपोस्टल्स। क्या था? कैम्ब्रिज एपोस्टल्स। कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि टेनिसन ने जिस गुप्त समाज को ज्वाइन किया उसका क्या नाम था। तो टेनिसन साहब ने जिस गुप्त समाज को ज्वाइन किया उसका नाम था कैम्ब्रिज एपोस्टल्स। अब आया 1827 के बाद में 1829 आया। 1829 में क्या इनके जीवन में घटना घटित हुई? 1829 में चांसलर्स गोल्ड मेडल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उसने अपनी ब्लैंक वर्स कविता टिम्बर टू वन फाइस ऑफ फर्स्ट फीसेस के लिए जीता। मतलब चांसलर्स गोल्ड मेडल 1829 में इनको मिला। इनकी कविता थी टिम्बर टू, जो एक प्रथम कविताओं में से एक कविता थी। प्रथम कविताओं में से, इनकी शुरुआती दौर की कविताओं में से एक कविता थी टिम्बकटू, जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। उसके लिए इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का चांसलर्स गोल्ड मेडल जीता। ये 1829 की इनकी अहम घटना थी। शुरुआती कविताओं में से एक टिम्बकटू कविता ब्लैंक वर्स में जो लिखी थी, उसके लिए इसने गोल्ड मेडल जीता। उसने अपनी कविताओं का प्रथम सोलो संग्रह, उन्होंने अपनी कविताओं का प्रथम सोलो संग्रह चीफली लिरिकल जो था, प्रथम कविताओं का सोलो
चीफली लिरिकल था, 1830 में प्रकाशित किया। 29 में इसको गोल्ड मेडल मिला टिम्बकटू कविता के लिए ब्लैंक वर्स में जो लिखी गई थी। और 1830 में इसने अपनी कविताओं का जो प्रथम सोलो था चीफली लिरिकल 1830 में प्रकाशित किया। क्लैरीवेल और मैरियाना जिन्होंने उसकी सबसे महत्वपूर्ण सेलिब्रेटेड कविताओं में बाद में स्थान लिया, जो इसी वॉल्यूम में प्रकाशित की गई। मतलब इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, इस पॉइंट में ये बताना आ रहा है, जैसे कैलिरीवेल और मारियाना, इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो इसी वॉल्यूम में, मतलब चीफली लिरिकल 1830 वाले इसी वॉल्यूम में बाद में स्थान लिया। आगे 1831 में क्या हुआ? 1831 के वसंत ऋतु में आर्थर हेनरी हैलम ग्रीष्मकाल में अपने परिवार के साथ ठहरने आए और उसकी बहन एमिली टेनिसन से प्रेम हो गया। तो एक व्यक्ति थे 1831 में जिनका नाम था आर्थर हेनरी हैलम, और टेनिसन की जो एक बहन थी एमिली टेनिसन, 12 भाई बहन थे ये। तो एमिली टेनिसन से प्रेम हो गया, किसका? आर्थर हेनरी हैलम का। और इंग्लैंड भी इंगेज भी किया, मतलब प्रेम हो गया और दोनों की इंगेजमेंट भी हुई, एमिली टेनिसन और आर्थर हेनरी हैलम का। और दोनों एपोस्टल के हिस्सा थे, दोनों मित्र भी बने। कौन कौन? टेनिसन और हेनरी हैलम। और मित्र इसलिए बने क्योंकि उन्होंने एक जो संस्था, गुप्त संस्था ज्वाइन कर रखी थी, जो हमने पीछे बताया था, कैम्ब्रिज एपोस्टल्स, तो उसके भी ये सदस्य थे, इसीलिए दोनों में मित्रता हुई। 1831 में इनके घर आए बसंत ऋतु में, और इनकी बहन एमिली टेनिसन से प्यार हो गया हैलम का, और इंगेजमेंट भी हो गई। फिर 1832 गुजर गया। 33 में क्या घटना हुई? 1833 में अपनी दूसरी कविता संग्रह निकाला। पहला कविता संग्रह था इनका चीफली लिरिकल, दूसरा कविता संग्रह इन्होंने 1833 में निकाला, जिसमें दी लेडी ऑफ सैलट, जिसमें इनकी कविता थी, बहुत फेमस कविता थी, दी लेडी ऑफ सैलट जैसी कविता इनके दूसरे संग्रह में निकली। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि टेनिसन की एक प्रसिद्ध कविता दी लेडी ऑफ सैलट किस संग्रह में प्रकाशित थी? तो लेडी ऑफ सैलट इनकी जो कविता थी वो टेनिसन के दूसरी कविता संग्रह में प्रकाशित थी। इसी वर्ष उसका प्रेरणादायी दोस्त, मतलब इनका जो हैलम जी थे, जिनकी बहन एमिली से जो प्रेम करते थे, उसकी मृत्यु हो गई। वह शेरव्रेल हेमोरेज से ग्रसित थे। हेमोरेज से ग्रसित थे। कौन? शेरीव्रेल हेमोरेज से ग्रसित थे। कौन? हैलम साहब। वह मृत्यु के समय वाइना में थे। कहाँ थे? वाइना में वेकेशन पर थे, मतलब छुट्टियां गुजार रहे थे। मृत्यु के समय वो वाइना में वेकेशन पर थे। हैलम ने कई कविताओं, जैसे इन दी वैली ऑफ काउट्रेट्ज, ब्रेक जैसी लिखने को प्रेरित किया। मतलब हैलम की मृत्यु के बाद ही इन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, जैसे इन दी वैली ऑफ काउंट्रेट और ब्रेक जैसी कविता टेनिसन ने हैलम की मृत्यु के बाद ही लिखने को इनको प्रेरणा मिली। 1833 में जब इनकी मृत्यु हो गई, जो शेरव्रेल हेमोरेज से ग्रसित थे। आगे लिखा है, उसकी मृत्यु से प्रेरित होकर इन्होंने कविताएं टेनिसन ने लिखी। कितनी? कौन कविताएं? इन मेमोरियम AHH और एक लॉन्ग पोएम लिखी, जिसे डाइटिलिंग दी ऑफ दी वे ऑफ सोल। कौन सी? डिडेटिंग दी वे ऑफ सोल लिखी, और एक कविता लिखी इन मेमोरियम AHH। तो ये दो कविताएं इन्होंने, बहुत फेमस इनकी कविताएं हैं, रचना की। हैलम की मृत्यु से 10 साल तक कोई कविता प्रकाशित नहीं की। हैलम की मृत्यु पर इन्होंने 10 साल तक कोई कविता प्रकाशित तो नहीं की, लेकिन लिख ली, फिर उसके बाद में प्रकाशित हुई। फिर क्या हुआ? 1834 में उसका रोज वेरिंग संग प्रेम हो गया। किसके साथ? टेनिसन का 1834 में रोज वेरिंग के साथ में प्रेम हो गया। 1838 में उसकी सगाई एमिली सेलवुड के साथ हुई। देखो, प्रेम हुआ रोज वेरिंग के संग में, और 1838 में सगाई किसके साथ हो रही है? एमिली सेलवुड के साथ में। मगर उसके पिता की अनिच्छा से उसकी सगाई टूट गई। एमिली सेलवुड के साथ सगाई हुई, लेकिन उनके पिताजी की इच्छा नहीं थी,
तो फिर एमिली सेलवुड से साथ में सगाई टूट गई, क्योंकि एमिली का पिता किसी गरीब को बेटी नहीं देना चाहता था। उसका जो एमिली का पिता था वो गरीब को घर बेटी करना नहीं चाहता था, इसीलिए जो था उनकी शादी जो थी एमिली के पिता की अनिच्छा से टूट गई, जो सगाई हुई थी। फिर क्या हुआ, 1842 आया। 1842 में लंदन रहने के दौरान उसने पोयम 2 वॉल्यूम्स प्रकाशित की। कौन सी पोयम? 2 वॉल्यूम्स प्रकाशित की। वॉल्यूम फर्स्ट में कुछ कविताओं को रिवाइज किया था, मगर वॉल्यूम सेकेंड में पूर्ण रूप नई कविताएं थी। मतलब वॉल्यूम फर्स्ट में तो उसने कई ऐसी कविताएं थी जो पहले वाली प्रकाशित करा दी थी, लेकिन वॉल्यूम 2 में इसने सभी की सभी कविताएं नई थी। जैसे लॉक्सले, हेल, टीथोनस और यूलाइसिस जैसी कविता संग्रह इसी वॉल्यूम थे। 1842 में जो प्रकाशित हुआ था सेकेंड संग्रह, तो बहुत फेमस कविताएं जैसे यूलाइसिस, टीथोनस और लॉक्सले हॉल जैसी कविताएं इसी संग्रह में थी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछेगा जी यूलाइसिस किस संग्रह में प्रकाशित हुई, तो द्वितीय संग्रह में। टाइथोनस किस संग्रह में? द्वितीय संग्रह में। लॉक्सले हॉल किस संग्रह में? द्वितीय संग्रह में 1842 में। इससे उसे बहुत प्रसिद्धि मिली और कुछ वर्षों बाद उसे सरकारी पेंशन मिलने लगी। तो ये इन कविताओं से यूलाइसिस, टाइथोनस और लॉक्सले हॉल जैसी कविताएं जो सेकेंड वॉल्यूम में प्रकाशित हुई 1842 में, उससे इसे बड़ी प्रसिद्धि मिली और इसे सरकारी पेंशन मिलने लगी। आगे लिखा है द प्रिंसेस ए मेडले ए सैटायर ऑन वुमेन्स हायर एजुकेशन। मतलब एक कविता है इनकी दी प्रिंसेस, जो प्रिंसेस ए मेडले जो एक व्यंग है वुमेन की हायर एजुकेशन पर 1847 में आई। बहुत अच्छी कविता है दी प्रिंसेस, जो एक मेडले है, प्रिंसेस ए मेडले जो एक औरतों की हायर एजुकेशन पर एक व्यंग है जो 1847 में आई, जो अपने लिरिक्स के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई। और ये कविता लिखी किसी में गई? लिरिक में लिखी गई। कौन सी? द प्रिंसेस ए मेडले, जो हायर एजुकेशन पर व्यंग है टेनी साहब का, 1847 में आई और अपने लिरिक्स के लिए प्रसिद्ध हुई। W.S. गिलबर्ट ने 2 बार अडेप्ट किया। इनकी जो ये पोएम थी द प्रिंसेस, इसको W.S. गिलबर्ट ने इसे 2 बार अडॉप्ट किया, मतलब 2 बार इसको अनुवादित किया। अब अनुवादित किया तब उन्होंने एक 1870 में किया इन प्रिंसेस के नाम से, और दूसरा इन्होंने अनुवादित किया, अडॉप्टेड किया इन प्रिंसेस एडा 1884 में। तो गिलबर्ट साहब ने 2 बार अनुवादित किया इन प्रिंसेस 1870 में और इन प्रिंसेस एडा 1884 में। फिर 1850 में उसकी सबसे प्रसिद्ध कविता इन मेमोरियम AHH। हमने बताया था कविताएं उन्होंने लिख तो ली थी 1833 में जब वो खत्म हो गए थे, लेकिन प्रकाशित कब हुई? 1850 में आई। हेलम को समर्पित करते हुए प्रकाशित की। इससे क्वीन विक्टोरिया प्रभावित हुई और वर्ड्सवर्थ के बाद वह सैमुअल रॉजर को अस्वीकार करने पर वह पोएट लॉरेट बने। इनकी जो कविता इन मेमोरियम AH हेलम को जो समर्पित थी वो आई 1850 में, जिससे जो उस समय की जो रानी थी क्वीन विक्टोरिया वो प्रभावित हुई। और जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई और सैमुअल रॉजर ने पोएट लॉरेट बनने से इनकार कर दिया, तो पोएट लॉरेट जो थे वो कौन बने? टेनीसन साहब बने। इसी वर्ष 13 जून को एमिली सेलवुड संग शादी हुई। अब जो सगाई इनकी टूट गई थी, पैसा दौलत जब हो गया इनके पास, तो फिर उसके पिता जो मंजूर हो गए थे, उनकी जो एंगेजमेंट हुई थी 1834 में, 1838 में जो सगाई हुई थी, और शादी 1850 में फिर वही हुई। कब हुई? 1838 में सगाई एमिली सेलवुड के पिता की अनिच्छा से जो टूट गई थी, वो 13 जून को 1850 में पोएट लॉरेट बनने के बाद में एमिली सेलवुड संग शादी हुई, जो एंगेजमेंट टूट गई थी। फिर 1855 में उसने अपना सुप्रसिद्ध कृति द चार्ज प्रकाशित किया। 1855 में उनकी बहुत बढ़िया कविता है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो एक ब्रिटिश कैवलरी है। क्या है? जो एक ब्रिटिश कैवलरी मैन को नाटकीय योगदान था। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो एक ब्रिटिश कैवलरी मैन को नाटकीय योगदान था, जिसमें क्रिमियन वॉर के दौरान
25 अक्टूबर 1854 को दिए गए आईसीसी एडवाइज शामिल थे। अब जो ये कविता इनकी थी, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, जो एक कैवलरी मैन की नाटकीय योगदान जो उसने किया देश के लिए, उसका वर्णन था। और उसमें वर्णन खास करके जो क्रीमेन वार के दौरान 25 अक्टूबर 1854 को जो उन्होंने आईसीसी को एडवाइस दिए थे, वो उसमें शामिल की गए। 1855 में ये कविता प्रकाशित हुई। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि दी चार्ज ऑफ दी लाइट ब्रिगेड कब प्रकाशित हुई, तो ये प्रकाशित हुई 1855 में। क्यों, इसमें किसकी बात है, तो इसमें एक कैवलरी मैन की नाटकीय जो योगदान उसने दिया आईसीसी को एडवाइज, वो 25 अक्टूबर 1854 को वो इसमें सम्मिलित किए गए और 1855 में कविता टेनिसन ने लिखी। आगे पोएट लॉरेट के दौरान उसके प्रसिद्ध ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ओड संग एट द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल एग्जीबिशन, चार्ज एट द लाइट ब्रिगेड 1855, द आइडल्स ऑफ द किंग, रिटेलिंग ऑफ मेलियर्स ले मॉर्टी डी ऑर्थर 1859, और कुछ नाटक जैसे क्वीन मैरी, हैरोल्ड बेकेट थे। मतलब इसके जो प्रसिद्ध पोएट लॉरेट 1850 में बना, तो उसके दौरान जो इसकी फेमस कविताएं थीं वो ये थीं, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। कौन सा, एक ओड है, बहुत फेमस ओड है, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। और एक और ओड है, ओड संग एट द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल एग्जीबिशन। ओड संग एक तो हो गया ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, दूसरा ओड पोएट लॉरेट दौरान ही बना, ओड संग एट द ओपनिंग ऑफ द इंटरनेशनल एग्जीबिशन। और एक इसकी रचना थी, चार्ज एट द लाइट ब्रिगेड 1855 में, जो अभी हमने बताई, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, जो ब्रिटिश कैवलरी मैन को नाटकीय योगदान था, जिसमें क्रीमेन वॉर के दौरान जो उसने आईसीसी को एडवाइस दिया था, वो सम्मिलित हुई है। तो ये कविताएं किसके दौरान आई, जब ये पोएट लॉरेट थे। और इनमें एक बहुत फेमस कविता आई, द आइडियल्स ऑफ द किंग, जो रिटेलिंग कही गई दोबारा ऑफ मैलरी ली मॉर्टी डी ऑर्थर। द आइडियल्स ऑफ द किंग, रिटेलिंग ऑफ मैलरी ली मॉर्टी डी ऑर्थर 1859 में ये प्रकाशित हुई। मतलब द आइडियल्स ऑफ किंग जो थी वो पहले जो कविता प्रकाशित हुई थी, रिटेलिंग ऑफ मैलरी ली मॉर्टी डी ऑर्थर, जो मॉर्टी डी ऑर्थर की कविता थी, उसी को दोबारा कहा गया और उसको नाम बदल के दिया गया आइडियल्स ऑफ द किंग। कुछ नाटक भी इसी दौरान इसने पोएट लॉरेट के जब था तब उसने नाटक कौन से लिखे, जैसे क्वीन मैरी 1875 में इसका आया। क्वीन मैरी नाटक है, किसका है, शैली का है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्वीन मैरी क्या है, ये नाटक है। हैरोल्ड 1876 में आया, ये भी एक नाटक है। बेकेट 1879 में आया, 1879 में आया, ये भी एक क्या है, नाटक है। उसने 1865 और 1868 में पहले तो ए बैरोनेट्सी डिक्लाइंड किया, एक बैरोनेट्सी उसको डिक्लाइन किया, ठुकरा दिया, मगर अंत में ग्लैड स्टोन के बहुत सॉलिसिटेशन पर, मतलब ग्लैड, पहले तो उसने बैरोनेट्सी को ठुकरा दिया, लेकिन ग्लैड स्टोन के बहुत कहने पर, बहुत सॉलिसिटेशन पर 1883 को पीरेज स्वीकार कर लिया। जो वो था क्या, बैरोनेट्सी जो थी वो पहले 1868 में अस्वीकार कर दिया और फिर ग्लैड स्टोन के बहुत कहने पर उसने जो है 1883 में पीरेज स्वीकार कर लिया। आगे लाइन है, रानी विक्टोरिया ने 1884 में ससेक्स के देश में एल्डवर्थ का बैरन टेनिसन बनाया। मतलब रानी विक्टोरिया ने 1884 में ससेक्स देश में एल्डवर्थ का इन्होंने बैरन बनाया। किसको बनाया, टेनिसन को बनाया। सशक्त देश में एल्डवर्थ का बैरन बनाया, किसको, टेनिसन को। ध्यान रखिएगा, टेनिसन बैरन कब बने, तो ससेक्स देश में एल्डवर्थ का बैरन कब बने, तो 1884 में बने। और वाइट की आइजल में फ्रेश वाटर बनाया, और वाइट की आइजल में इन्होंने फ्रेश वाटर बनाया। उसने अपनी सीट 11 मार्च 1884 को
लॉर्ड ऑफ हाउस में ली। मतलब जब इन्होंने ये सीट इनको मिली ससेक्स के, ये एल्डवर्थ बने 1884 में, एल्डावर्थ के वायरन बने, और इसी वर्ष वाइट की आइजल में ये फ्रेश वाटर भी बने। उन्होंने अपनी सीट 11 मार्च 1884 को ली। फिर क्या हुआ, ये तो 84 की घटना हुई। तो 84 में कभी कभी आपसे पूछेगा, 84 में इनके साथ 2 घटनाएं हुई। रानी विक्टोरिया ने इन्हें ससेक्स देश का एल्डवर्थ बैरन बनाया और वाइट की आइजल में फ्रेश वाटर बनाया, और 11 मार्च 1884 को इन्होंने लॉर्ड्स ऑफ हाउस में शपथ ली। फिर 6 अक्टूबर 1992 को 6 अक्टूबर 1892 को एल्डवर्थ में मरा। वहीं ये जहां इनको बैरन बनाया गया था एल्डवर्थ का, ससेक्स में, तो ससेक्स देश में ही 6 अक्टूबर और 1892 को 83 साल की उम्र में ये एल्डवर्थ में ही मरा। वह वेस्टमिनिस्टर अबे में रॉबर्ट ब्राउनिंग की कब्र के सामने दफनाया गया। मतलब जहां वेस्टमिनिस्टर अबे में रॉबर्ट ब्राउनिंग जी दफनाए गए थे, उसी के पास में दफनाए गए। कौन? टेनीसन। आ जाता है कि वेस्टमिनिस्टर अबे के दफनाए गए, ये भी आ सकता है कि टेनीसन को दफन कहाँ गया, विरुड कहाँ गए, तो विरुड किए गए वेस्टमिनिस्टर अबे में। किसके पास? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के पास में ये दफनाए गए। शेक्सपियर की काव्य कृति ओपन एट द डर्ज इन सिम्बेलिन उसकी मृत्युशैया के पास पाई गई। मतलब जो शेक्सपियर की एक कृत थी, कौन थी? ओपन एट दी डर्ज इन सिम्बेलिन। ओपन एट दी डर्ज इन सिम्बेलिन उसकी मृत्युशैया के, जब वो जहाँ मरा उसके पास में पाई गई, और उसमें लिखा था, फियर नो मोर दी हीट ओ दी सन, फियर नो मोर दी हीट ओ दी सन, नॉर दी फ्यूरियस विंटर्स रेज, फियर नो मोर दी हीट ओ दी सन, नॉर दी फ्यूरियस विंटर्स रेज, thy worldly task hast done, home art gone and teen thy waits, fear no more the heat o the sun, nor the furious winter's race, thou thy worldly task hast done, home art gone and teen they waits। तो ये जो इसमें लिखा था, ये डर्ज इन सिम्बेलाइन की लाइन है जो शेक्सपियर ने लिखी थी, वो उनकी मृत्युशैया के पास में पाई गई। आगे लिखा है, अपनी कविताओं के सभी प्रकाशन के अंत में क्रॉसिंग दी बार को रखने को टेनीसन ने अपनी मृत्यु से पहले स्वयं अपने बेटे से पूछा था। क्रॉसिंग दी बार को रखने के संबंध में उसने अपने बेटे से पूछा था। क्या पूछा था? इट इज ए फिटिंग एपिटैफ, इट इज ए फिटिंग एपिटैफ। मतलब उसने एपिटैफ फिट बताया रहेगा कि नहीं, ये अपने बेटे से पूछा था। क्रॉसिंग दी बार प्रकाशन के अंत में उसने, मतलब क्रॉसिंग दी बार जो एक इनकी कविता है, उसमें उसने ये लाइन लिखी है, और ऐसा मानो अपने पिताजी को, अपने बेटे से पूछा है टेनीसन ने, क्या एपिटैफ ये हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या लिखा है उसने? फार थाउ फ्रॉम आउट आवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस, फार थाउ फ्रॉम आउट आवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस, द फ्लड में वियर मी फार, the flood may wear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar। क्या लाइनें लिखी हैं? far thou from out our bourne of time and place, the flood may wear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar। तो ये तो इनका जीवन परिचय हुआ। कुछ इसमें मेजर वर्क्स इनके देख लेते हैं, एक बार नज़र इसी में डाल लेते हैं। कुछ इनके जैसे लिखा है, पोएम है, पोएम इनकी 1827 में आई, टू ब्रदर्स। कौन सी आई? टू ब्रदर्स। तो पूछेगा कि टू ब्रदर्स इनकी कविता कब आई, तो 1827 में आई। एक और कविता आई चीफली लिरिकल, जो हमने बताया था 1830 में आया ये वैल्यूम, इसमें प्रथम कविताएं में से एक फेमस कविता थी। फिर इनकी कविताएं आई 1833 में, दूसरा सेकेंड टू वैल्यूम एडिशन ऑफ पोएम, इसको फिर एडिशन किया 1842 में, दूसरा वैल्यूम अभी हमने बताया। फ्रॉम दी प्रिंसेस ए मेडली जो थी, फ्रॉम दी प्रिंसेस ए मेडली 1847 में, जिसमें इसने बताया है, फ्रॉम दी प्रिंसेस में हमने बताया था आपको, फ्रॉम दी प्रिंसेस में, जिसमें इसने औरतों की
हायर एजुकेशन पर व्यंग किया है 1847 में। इन मेमोरियम 1850 में प्रकाशित हुई, लिख तो पहले ही गई थी 1833 में जब हैलम जी की मृत्यु हुई थी। ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन 1851 में, बहुत अच्छा ये ओड है, ये पोएट लेरेट के दौरान लिखा गया, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। फिर है फ्रॉम मॉड, ए मोनोड्रामा है, ये 1855 में आया। फ्रॉम मॉड जो है एक मोनोड्रामा है जो 1855 में लिखा गया। पूछेगा कि मॉड क्या है, तो मोनोड्रामा है। एक मोनोड्रामा टेनिसन के द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया? 1855 में लिखा गया। फर्स्ट फोर आइडल्स ऑफ द किंग 1859 में कविता आई। फर्स्ट फोर आइडल्स ऑफ द किंग, इसी में आइडल्स ऑफ द किंग जो 1859 में प्रकाशित हुई, इसी में जो इंटर में पोएम है फ्रॉम आर्थर हैलम वाला, किंग आर्थम पासिंग द किंग आर्थर, इसी में से ये पोएम है। अगली है द आइडल्स ऑफ द हर्थ 1864 में प्रकाशित हुई, बहुत अच्छी पोएम है द आइडल्स ऑफ द हर्थ 1864 में। टाइथोनस 1860 में। फ्रॉम इनोक अर्डेन एंड अदर पोएम 1862 में। दी हैली ग्रेल एंड अदर पोएम 1869 में, बहुत अच्छे हैं, पूछा जाएगा। फ्रॉम इनोक अर्डेन एंड अदर पोएम 1862 और दी होली ग्रेल एंड अदर पोएम 1869। अब इनके कुछ ड्रामा हैं, जैसे क्यून मैरी है ड्रामा 1875 में, हैरोल्ड 1876 में, बेकेट 1879 में, दी कफ 1881 में, दी फैल्कॉन 1879 में। तो इनके जो ये 5 ड्रामा है, क्यून मैरी, हैरोल्ड, बेकेट, दी कप, दी फैल्कॉन, ये 5 इनके ड्रामा है। क्यून मैरी जो आया 1875 में आया, हैरोल्ड जो आया 1876 में आया, वेकेट जो आया 1879 में आया, दी कफ आया 1881 में और दी फैल्कॉन आया 1879 में। अगला है डिमीटर एंड अदर पोएम, ये 1889 में आई। डिमीटर एंड अदर पोएम 1889 में आई। लक्सले हॉल जो है 1886 में आई, बहुत अच्छी फेमस पोएम है। लक्सले हॉल 1886 में आई। द आइडल्स ऑफ द किंग 1889 में कंप्लीट की गई एडिशन। दिस बुक हैज पोएम्स लिंक टुगेदर थ्रू किंग आर्थर, इसमें की कविताएं जो हैं 1889 में दोबारा ये प्रकाशन हुआ, तो इसमें किंग आर्थर की पोएम जो है कब जोड़ी गई इसमें? द आइडल्स ऑफ द किंग में 1889 को। और भी कुछ कविताएं हैं, जैसे द कमिंग आर्थर, बहुत अच्छी फेमस कविता है, किसकी है? टेनिसन की है। गैरेथ एंड लिनेट किसकी है? टेनिसन की। द मैरिज ऑफ जीरेंट, द मैरिज ऑफ जीरेंट। अगला है जीरेंट एंड एनिड, द मैरिज ऑफ जीरेंट, जीरेंट एंड एनिड, ये कविताएं किसकी हैं? टेनिसन की। अगली है वैलिन एंड वैलन, वैलिन एंड वैलन जो है ये टेनिसन की कविता है। आगे है मर्लिना एंड विवाइना, मर्लिना एंड विवाइना जो है ये कविता किसकी है? टेनिसन की है। लॉन्सलॉट एंड इलेनी, लॉन्सलॉट एंड इलेनी कविता किसकी है? टेनिसन की। दी होली ग्रेल, ये भी टेनिसन की, अभी हम बता चुके हैं। आगे है पिल्स एंड इहेरे, पिल्स ऑफ एंड इहेरे, ये भी टेनिसन की। दी लास्ट टूर्नामेंट, क्या बेस्ट पोएम है, दी लास्ट टूर्नामेंट कविता है टेनिसन की। ग्यूनवेर, ग्यूनवेरे, ये भी टेनिसन की। द पैशनेट ऑफ आर्थर, द पासिंग ऑफ आर्थर, सॉरी द पासिंग ऑफ आर्थर जो इंटर में भी पोएम है, तो ये भी है टेनिसन की। द डेथ ऑफ ओनोन, अकबर्स ड्रीम एंड अदर पोएम 1892 में आई, पब्लिश्ड पोस्टहुमसली। इनकी मतलब मृत्यु के बाद में जो इनकी कविताएं आई उनका भी देख लीजिएगा। तो इनकी कविता आई द डेथ ऑफ ओनोन, अकबर्स ड्रीम, ये कविताएं इनकी बाद में आई 1892 में। तो ये जीवन परिचय, इनका काव्य सौंदर्य। क्वेश्चन हम अगले पार्ट में आपको दे देंगे सुधीर के अरोरा के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बड़ा होने के कारण ही हम ऐसा कर रहे हैं।